स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीएससी क्लास 10 एसएसटी चैप्टर 7 राज्य सरकार को कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कार्य व शक्ति। कार्य व शक्ति टॉपिक रहेगा। इसके अंदर हम किसके कार्य व शक्तियों पर विचार करने वाले हैं? राज्यपाल के, ठीक है ना। तो संविधान के द्वारा राज्यपाल को पर्याप्त और व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्य में राज्यपाल की वही स्थिति है जो केंद्र में राष्ट्रपति की है। अतः दोनों की शक्तियों में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बहुत कुछ समानता है, कुछ क्षेत्रों को छोड़कर समानता है, ठीक है ना। दुर्गादास बसु के शब्दों में थोड़े में राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान हैं। थोड़े में राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान हैं, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक तथा संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर। राज्यपाल की शक्तियों का अध्ययन अग्रलिखित रूपों में किया जा सकता है। पहला, कार्यपालिका शक्ति, दूसरा विधायी शक्ति, तीसरा वित्तीय शक्ति, चौथा न्यायिक शक्ति और पांचवा विविध शक्ति। ये 5 हैं राज्यपाल के कार्य व शक्तियों को समझने के लिए, है ना। तो स्टार्ट करेंगे अपन पहले बिंदु से, कार्यपालिका की शक्तियों से। तो राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित हैं। राज्य की जो समस्त कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किस में निहित हैं? राज्यपाल में निहित हैं, जिनका प्रयोग वह स्वयं तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करता है। स्वयं करता है तथा अधीनस्थ यानी अपने अंडर में आने वाले जितने भी अधिकारी हैं उनके द्वारा करता है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मतलब राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक है ना। वह अधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। वह अधिवक्ता यानी वकील और राज्य लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के जो जितने अध्यक्ष होते हैं ना, सबसे जो मुख्य अध्यक्ष और उनके जो सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल ही नियुक्त करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है, ठीक है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्य सूची में उल्लेखित विषयों तक विस्तृत है, ठीक है। राज्य सूची, मैंने आपको पहले भी बताया था कि राज्य सूची क्या होती है। वह सूची जिस पर सिर्फ राज्य ही कार्य करता है, ठीक है ना। राज्य सूची में, जैसे राज्य सूची में जो राज्य सरकार कार्य करती है वही सम्मिलित होते हैं, जैसे अदालतें, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशु सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे, पुलिस, वाहन एवं नाव, पुस्तकालय आदि विषयों पर कौन कार्य करती है? राज्य सरकार ही कार्य करती है, ठीक है ना। ये विषय बताए मैंने आपको, है ना। समवर्ती सूची के विषयों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से वह अपने अधिकार का प्रयोग करता है। कौन? राज्यपाल। राज्य सरकार के कार्य के संबंध में वह नियमों का निर्माण करता है। वह मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन करता है। उसे मुख्यमंत्री से शासन से संबंधित सभी विषयों के संबंधों में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। वह मुख्यमंत्री को किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को संपूर्ण मंत्रिमंडल के सम्मुख विचार के लिए रखने को कह सकता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है, उनके त्यागपत्र स्वीकार करता है एवं उन्हें मुख्यमंत्री सहित पद विमुक्त भी करता है, यानी फ्री करता है उनको। विमुक्त में यानी फ्री करता है। अब है दूसरा, विधायी शक्तियां। तो विधायी शक्तियां राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का एक अविभाज्य अंग है और विधायी क्षेत्र में यानी कानून के क्षेत्र में उसे महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। वह व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाता है। अब अधिवेशन मतलब क्या होता है? सीजन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सीजन कह लो, मीटिंग कह लो, या सीएंस कह लो, या सिटिंग कह लो। वैसे अपन कहते हैं बैठक। एक जो वर्ड होता है ना, बैठक होता है। अधिवेशन मतलब बैठक ही बुलाता है। वह व्यवस्थापिका के बैठक बुलाता है, स्थगित करता है यदि उनको रोकता है और व्यवस्थापिका के निम्न सदन यानी कि विधानसभा को भंग करता है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक यानी बिल पर राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। वह विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है या उसे पुनः विचार के लिए विधानमंडल को लौटा सकता है। यदि विधानमंडल दूसरी बार विधेयक पारित कर देता है तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी ही होगी। कुछ विधेयकों को वह राष्ट्रपति के विचार के लिए
रक्षित रख सकता है। यदि राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन ना हो रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अब अध्यादेश किसे कहते हैं? देखिए, अध्यादेश को इंग्लिश में ऑर्डिनेंस भी कहा जाता है। भारतीय संसद के द्वारा नए कानूनों का निर्माण, पुराने कानूनों में संशोधन किया जाता है। लेकिन जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, ध्यान से सुनिए, लेकिन जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति जिन कानूनों को लागू करता है वह अध्यादेश कहलाता है। ठीक है ना। जब संसद का सत्र नहीं चलता है ना, उस समय जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत का जो राष्ट्रपति होता है जिन कानूनों को लागू करता है वो क्या कहलाते हैं? अध्यादेश कहलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है और वह विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है या उसे पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा सकता है। कुछ विधेयकों को वह राष्ट्रपति के विचार के लिए भी रक्षित रख सकता है। यदि राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन ना हो रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों को के समान ही मान्यता प्राप्त होगी। यह अध्यादेश विधानमंडल की बैठक आरंभ होने के 6 सप्ताह के बाद तक लागू रहता है। यदि 6 सप्ताह पूर्व ही या पहले ही विधानमंडल इस अध्यादेश को अस्वीकृत कर दे तो उस अध्यादेश को उसी समय समाप्त समझा जाएगा। कुछ विषयों को के संबंध में अध्यादेश जारी करने से पूर्व राज्यपाल को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को ऐसे लोगों में से नामजद करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष तथा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो। यदि वे ऐसा समझे कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेटिव प्राप्त नहीं हुआ है तो वह इस वर्ग के सदस्य को मनोनीत कर सकता है या मन से चुन सकता है। यह था अपना ये। अब तीसरा पॉइंट है वित्तीय शक्ति। तो राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त है। राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वह व्यवस्थापिका के समक्ष प्रति वर्ष बजट प्रस्तुत करवाता है और उसकी अनुमति के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। राज्यपाल विधानमंडल से पूरक, अतिरिक्त तथा अधिक अनुदानों की भी मांग कर सकता है। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के ही अधिकार में रहती है। और अपना चौथा पॉइंट है न्यायिक शक्ति। तो न्यायिक शक्ति क्या है? संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है उन विषयों संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है या फिर बदल सकता है या उन्हें क्षमा प्रदान भी कर सकता है। ये शक्ति भी किसको प्राप्त है? राज्यपाल को। वह राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन और राज्य की आय व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है और उन्हें विधानमंडल के समक्ष रखता है। अगर वे देखता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चलना संभव नहीं है तो वह राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में सूचना देता है और उसके रिपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की जा सकती है। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। ध्यान दीजिए, वो खुद अपने आप से नहीं कर रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल को पहले सिफारिश देगा, उसके द्वारा होगा सारा काम। राज्यपाल राज्य में कुलाधिपति होने के नाते केंद्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है तथा उन्हें हटा भी सकता है। कुलपति यानी प्रोफेसर्स। ये था ये। अब आता है विविध शक्तियां जो लास्ट है अपने पास। संविधान के अनुच्छेद 163(1) के अनुसार जिन बातों के संबंध में संविधान द्वारा ये संविधान के अधीन राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है या उससे आशा की जाती है कि वह अपने कार्यों को सुविवेक से या अपने बुद्धि के अनुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यों का निर्वाह करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के राज्यों को ही इस प्रकार की विवेकात्मक शक्तियां प्राप्त हैं।
यद्यपि संविधान के द्वारा राज्यपाल को स्वयं विवेकी शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं और संसदात्मक शासन की परंपरा के अनुसार उससे यह आशा की जाती है कि वह संवैधानिक प्रधान के रूप में ही कार्य करेगा, फिर भी कुछ ऐसे अवसर आ सकते हैं जब वह अपने विवेक का प्रयोग कर सके। ऐसे अवसर निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला, विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का चयन हो, मंत्रिपरिषद को अपदस्थ करना हो या फिर उसको अपने पद से हटाना हो, विधानसभा का अधिवेशन बुलाना या सत्रावसान करना, विधानसभा का विघटन, मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करना। छठा, राष्ट्रपति को राज्य की संवैधानिक स्थिति के संबंध में रिपोर्ट भेजना। सातवां, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजना। आठवां, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को स्वीकृति न देकर उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देना। नवा, किसी अध्यादेश को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुदेश की याचना करना। इन सब बातों से यह नितांत स्पष्ट है कि यद्यपि राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान नहीं है। वास्तविक प्रधान कौन है? मंत्रिमंडल, ठीक कहा जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही वह केवल नामात्र का अध्यक्ष नहीं है, वह एक ऐसा अधिकारी है जो राज्य के शासन में महत्वपूर्ण रूप में भाग लेता है। सिर्फ फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब